बिस्मिल्लाह। सिलसिला ये है कि ये वाला जो लेक्चर है ना, ये एक्चुअली है बेसिक्स के बारे में कि हमने काम करना कैसे है। आप सबको आइडिया है कि काम क्या क्या आप कर रहे हैं, प्रोसेसेस किस तरह फैब्रिकेट कर लेते हैं या बाकी किस तरह कर लेते हैं। सो इट्स अबाउट दैट हाउ टू डू इट, हमने चीज़ों को डील कैसे करना है, बैठना कैसे है, डिफरेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, मटेरियल्स हैं, उन्हें हमने किस तरह हैंडल करना है। तो ये वाला जो है ना उस बेसिस के मुतालिक है। बात ये है कि इसमें शायद ही कोई हो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, मगर इसमें ये होगा कि आपने आगे जिस तरह भी लैब में काम करना है, जब भी काम करना है, आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि आपने डील कैसे करना है। मुझे असल में ये बातें किसी ने नहीं बताई थी अपने एजुकेशनल कैरियर में, खुद ही सीख के जब देखा भी ये मिसहैप होते हैं तो उन्हें इस तरह काउंटर किया जाता है। उसलिए जो है हमने वो करना है कि अपनी सिक्योरिटी, सेफ्टी और बाकी चीज़ों को किस तरह हमने टैकल करना है। अच्छा, इसे हमने 3 पोर्शंस में लेक्चर को डिवाइड किया हुआ है। पहला जो है वो हमारा वर्किंग स्टाइल है कि हमने बैठना कैसे है, वर्किंग पोजीशंस कैसे हैं, किस तरह आप करेंगे। दूसरा जो सेगमेंट है वो सेफ्टी के लिए है कि हमने डिफरेंट चीज़ों से जब डील करना है तो अपने आप को किस तरह सेफ एंड साउंड और सिक्योर रखना है। और तीसरा जो है हमारा वो क्रॉस इन्फेक्शन पे है कि खुद को भी किस तरह अपने आप को हमने सिक्योर करना है और अपने पेशेंट को भी किस तरह करना है। तो पहला जो हमारा आ जाता है सेगमेंट वो है हमारा वर्किंग स्टाइल या इसे पोजीशन का कह लें। इसे आगे 4 उसमें डिवाइड किया हुआ है। ब्लू कलर का है, इस तरह सेफ्टी वाला ग्रीन सेगमेंट है और लास्ट वाला जो है क्रॉस इन्फेक्शन जो है वो रेड में है। ओके, इसमें बेसिक्स है। बेसिक्स में हम क्या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को हमने कंसीडर करना है। फिर वर्क स्टेशन हमारा बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करता है कि जिस हम टेबल के ऊपर वर्क स्टेशन या टेबल इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं कि उन्हें हमने किस तरह करना है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फिर सिटिंग पोजीशन है कि ऑप्टिमल वर्किंग के लिए हमें किस तरह अपनी जो है वो सिटिंग पोजीशन रखें और वर्किंग पोजीशंस का हमने किस तरह करना है। बेसिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि आपका जो वर्किंग स्टेशन का जो है ना, इसमें अभी हमने उसकी डायमेंशंस जो देखी हुई है कि उसकी विड्थ और डेप्थ कितनी है। हाइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हाइट को हम एडिशनल एक अलग से डिस्कस कर लेंगे। हमारा जो ऑन एवरेज जो वो है इसकी जो डेप्थ है, ये जो जिस तरह ये फर्ज करें वर्क स्टेशन है, इसकी 25 टू 30 मतलब 2 से 2.5 फीट के करीब है। और विड्थ इसकी जो है वो मतलब 3.5 4 से आगे जिस तरह भी जितना भी बड़ा या उस साइज से हो वो जो हाइट है वर्किंग स्टेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आगे देख लेंगे। जो अगली चीज़ है कि इसके ऊपर हमारा जो वर्क स्टेशन है इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें हमने डिफरेंट इक्विपमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट हम इंस्टॉल किए होते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, उसमें हमारी माइक्रो मोटर होती है, बर्नर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक नाइफ है, जो शोल्डर हमारा जिस तरह है। टेबल की जो लाइट है इसका जो एंगल आइडली हम 30 डिग्री कंसीडर करते हैं। ये आगे मैं आपको बता दूंगा, उसमें ज़्यादा अच्छे से पता आ जाएगा। और वर्किंग स्टूल हम जो यूज़ करते हैं इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरह है। ओके जी, टेबल हाइट को हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्क स्टेशन हाइट एक्चुअली कर ले आप। डिफरेंट टास्क के लिए हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। हमने प्लास्टर रूम में काम करना है, उसके लिए जो हमारी हाइट है टेबल की या वर्क स्लैब की जो हाइट है वो डिफरेंट है। जब हमने बैठ के काम करना है हमारा, क्योंकि समझ में 90% जो काम है वो बैठ के है, इसके लिए डिफरेंट है। हमारे रीजन में जो एशियन या सब कॉन्टिनेंट का रीजन है इसमें एवरेज जो हाइट कंसीडर की जाती है वो 5'6" के करीब की जाती है। फीमेल की जो है वो 5'4" है। हम ऑन एवरेज डिस्कस कर लेते हैं कि 5'6" है। 5'6" हाइटेड पर्सन के लिए जो टेबल की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी अप्रोक्सीमेटली 32 टू 34 इंच। ये हाइट होगी तो आप कंफर्टेबली बैठ के अपना काम कर सकेंगे। अच्छा, अब लाइट का देख ले। लाइट का जो है ना ये बड़ा रोल इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं अपनी इस हाइट के ऊपर स्ट्रेट बैठा हुआ हूँ तो मेरा जो व्यूइंग एंगल है मैं अपने इस पे 10 डिग्रीज अपवर्ड और 40 डिग्रीज डाउनवर्ड, तो ये मेरी व्यूइंग रेंज है एक्चुअली। इसके ऊपर मैं देख सकता हूँ। इट मीन्स कि
जो लाइट इंस्टॉल होनी चाहिए, जो भी हम लाइट लगा रहे हैं, अपने हेडलाइट जो भी यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा सोर्स है, सोर्स इससे बाहर होना चाहिए। इसके लिए जो आइडियल लाइट की एंगुलेशन बनती है वो बनती है 30 डिग्रीज अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। इस डिग्री के ऊपर जो लाइट लगी होती है उसमें ये फायदा होता है कि आपका अगर अच्छा इसे ओवर लगेगी तो मैं जिस जगह के ऊपर वर्किंग टेबल के ऊपर काम कर रहा हूँ उसके ऊपर शेडो आएगा, मेरे काम के ऊपर नहीं आएगा। अगर नीचे आएगी वो ज़्यादा खतरनाक है, वो मेरी आंख में लाइट आएगी तो मेरा जो व्यूइंग है वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकेगी। इसलिए 30 डिग्रीज जो है ये आइडियल कंसीडर होती है आपके वर्क स्टेशन की लाइट। आप जितनी भी लाइट्स देखो उसके हिसाब से देखना, उसके ऊपर हमने इवन उसके ऊपर कवर लगा होता है ताकि लाइट जो है वो इधर उधर एक्सपोज ना हो, वो सिर्फ आप जिस जगह के ऊपर काम कर रहे हैं उसी जगह के ऊपर रहे। ये मुझे बहुत अरसे बाद जाके पता चला था कि आइडियल एंगल होना क्या चाहिए, और जस्ट जब भी लाइट करते थे वो जो है वो हमारा ये राइट लगाइए, ये भी इसी रूल को फॉलो करते, अगरचे एग्जैक्ट रूल मुझे बाद में पता चला मगर इसी के ऊपर किया ताकि आंख के ऊपर ना आए, आपकी वर्किंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लिहाजा इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रख लेना है। सीटिंग पोजीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस रूल को सबसे ज़्यादा लोग वायलेट होता है, जिसका मुझे दुख होता है कि इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते। अच्छा, आपने अगर ऑप्टिमल मतलब तसल्ली से सुकून से बैठ के काम करना, और यही काम हमने, यही सिटिंग पोजीशन हमने लाइफ, अगर तो आपने ज़िंदगी भर सबसे ज़्यादा जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड डेंटल प्रोफेशनल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा जो फटीग होती है या सबसे ज़्यादा मसला होता है वो होती है कमर दर्द। ये फैक्ट है। उनके पास जिसके पास भी जाएंगे, फिजियोथेरेपी पास जाएंगे, वो यही कहेंगे कि जो डेंटिस्ट हजरात आते हैं उनकी कमर का मसला है। ठीक है। तो उसके लिए हमें अपनी जो पोजीशन है ये मेंटेन करनी पड़ेगी कि आप किस तरह से ही बैठ सकते हैं या किस तरह करेंगे ऑप्टिमल वर्किंग के लिए। एक तो ये है कि आपने जब भी बैठना है डीपली और कंफर्टेबली बैठना है, सबसे ज्यादा पीछे होके, और आपका जो ये बैक है ये इसके साथ अटैच होनी चाहिए। मोस्टली जो लोग बैठते हैं वो क्या करते हैं कि स्टूल के एज के ऊपर बैठते हैं, चेयर के ऊपर। चेयर नहीं वैसे होती, इसके लिए जो टर्म है वो स्टूल ही है और स्टूल का एज ही है। ये चेयर है, इस पे आ जाओ, ये स्टूल थोड़ा सा आगे करके एडजस्ट हो जाए। तो आप जितना कंफर्टेबल होके बैठेंगे उतना ही आसानी से आप वो काम कर सकोगे। अच्छा, उसके लिए दूसरी जो चीज़ क्या है वो ये है कि आपका जो फुट रेस्ट है, अगर आप ये देखो, ये प्रॉपरली अब पूरा पाँव जो है वो टच होना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पाँव का जो पहले वाला इवन टो लगा के इस तरह करके बैठे होते हैं जिस तरह बड़े क्विकली काम के हमने अभी भाग जाना है। ठीक हो गया। आपने अपनी ये जो पोजीशन है ये जो है ये इसके अकॉर्डिंगली आपने एडजस्ट करनी है कि ये 90 डिग्रीज का बन रहा है। अगर आप ये अपने इसका देखें, ये भी 90 डिग्रीज का बन रहा है, बैक का था इसका 90 डिग्रीज का, ऑलमोस्ट 90 के बन सकते हैं, एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं होता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपका मतलब भी अप्रोक्सीमेटली 10 इंच डिस्टेंस होना चाहिए वर्क स्टेशन एंड योर बॉडी। अगर ज़्यादा इससे रखते हो तो यू नीड टू लीन टूवर्ड्स द वर्क स्टेशन, आपको आगे झुक के काम करना पड़ेगा। अगेन आपकी बैक का प्रॉब्लम बनेगा। आपने बैक को अपनी जो इसकी बैक रेस्ट है, बैक सीट है, इसके साथ आपने कॉन्टैक्ट रखना है। और जो है इसीलिए ये जितने भी स्टूल्स होंगे हमारे, ये जब हमने स्टूल लिए थे इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई थी, मुझे बड़ा इन्होंने कहने की कोशिश की थी, मेरी इवन इसके ऊपर अच्छी खासी हुई थी। हाइट एडजस्टेबल होनी चाहिए। देखना ना, अगर मेरा हाइट 5'8" है, हो सकता है कि किसी की 6 फीट हो, किसी की 5'2" हो, दोनों के लिए एक हाइट नहीं हो सकती। उनके जो ये ऑप्टिमल सीटिंग के लिए ये 90 डिग्रीज बनाने के लिए वो नहीं हो सकता, इसलिए जितने भी स्टूल्स होंगे वो हाइट एडजस्टेबल होंगे और ये होने चाहिए। अच्छा, तो अच्छा ये जो था अभी आपका 10 फीट, आपको लीन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्रॉस इन्फेक्शन में आता है, जिसके लिए आगे हम लास्ट में पढ़ लेंगे। आपने बिल्कुल अपना कॉन्टैक्ट जो है वो वर्क स्टेशन के साथ नहीं, टाइट नहीं करना, थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस होनी चाहिए। अच्छा, रेस्ट जो है आपकी मोस्टली ये स्लाइटली आप रेस्ट करेंगे। अगेन मैं बताऊं कि ये भी आपका मोबाइल यूनिट बन जाता है, हाथ ये भी बन जाता है,
तो वो वाला जो काम नहीं होना चाहिए। और स्टूल आपके जितने भी होंगे ये विद आउट आर्म रेस्ट होंगे। मुझे इन्होंने बड़ा समझाने की कोशिश की थी कि लोग कंफर्टेबल होके काम करेंगे। जितने भी वर्किंग स्टूल होते हैं उनके ऊपर आर्म रेस्ट नहीं होती, आप उसके ऊपर रेस्ट के लिए नहीं बैठे, काम के लिए बैठे हैं, वो वर्किंग स्टूल है। आर्म रेस्ट आपका होगा। मसला क्या होता है कि जिसके भी आर्म रेस्ट होती है, जब भी आप मूव करते हैं ना, वो इंटेंगल करते हैं, आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। क्रॉस इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये चीज़ बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि नहीं है। तो इसके लिए आर्म रेस्ट नहीं होता वर्किंग स्टूल के लिए। तो ये वाली जो आपने पोजीशनिंग अपनी रखनी है, अपनी हाइट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। अपने जो है ये जो एंगल्स हैं ये अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो सुकून में रहेंगे। वर्क पोजीशंस हैं, अगेन ये मोस्टली जितनी भी है राइट हैंडेड पर्सन के लिए। अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है वैसे कोई हमारे पास लेफ्टी, चलो उसके लिए स्लाइटली डिफरेंट हो जाएंगे। अगेन मैं क्योंकि राइट हैंडेड हूँ तो मुझे वही समझ आई है, तो वही वाला। अगर आप ये देखो कि एक जो है डिफरेंट है, अगेन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर मोस्टली इस तरह करेंगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबली काम कर सकेंगे। हेड जो है वो स्लाइटली आगे फॉरवर्ड बेंड होता है। एक जो है आपका आर्म वो रेस्ट प्रॉपर ले रहा है और इसकी जो रिस्ट है वो आपके उसके साथ जो है वो कांटेक्ट कर रही है। अगेन ये देखें, ये आपकी बैक सपोर्ट है, आपका 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। चिन या ये जो है स्लाइटली लीन की है, कमर को नहीं किया। हम मोस्टली क्या करते हैं कि पूरी बॉडी को लीन ऑन कर लेते हैं, लीन फॉरवर्ड कर लेते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आपने ख्याल करना है और थोड़ी सी फोर आर्म की सपोर्ट आ जाएगी और उसको वो कर लेना है। तीसरा जो है ये अगेन है, ये वर्किंग पोजीशन है। जब आपने कार्विंग वगैरह जरा बहुत जो है ना डिटेल वाला काम करना है, उसके लिए आपने थोड़ी सी डिटेलिंग के लिए ये वाली पोजीशनिंग और ये वाला आपने काम कर लेना है। ये वर्क पोजीशन है। ओके जी, ये हमारा बेसिक जो वर्किंग स्टाइल ऑलमोस्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जो है ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है और इसमें एक स्लाइड आएगी, एक वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा, उसी के लिए ही ये सारी प्रेजेंटेशन बनाई है। वो इंसिडेंट हमारे पास कुछ हो गए तो उसके लिए है। सेफ्टी के लिए जिस तरह उसे चार में डिवाइड किया था, इसे भी हमने चार उसमें डिवाइड कर दिया है। सेफ्टी रूल्स हैं कुछ बेसिक्स जिन्हें हम देख लें। फिर हमारे पास जो डिफरेंट इक्विपमेंट है, रोटरी इक्विपमेंट है, हाई स्पीड पे मूव कर रहा होता है, उसे जब हमने डील करना है किस तरह करना है। हमारे पास एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर के कुछ गैजेट्स हैं, उन्हें देखने के लिए एहतियात करना है, और कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें हमने ख्याल से इस्तेमाल करना है। हाँ जी, रूल नंबर 1 कर लें कि ऑलवेज फॉलो द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। मैनुअल एक आता है हर किताब के साथ, वो मैनुअल हम मोस्टली उसे पढ़ते नहीं हैं। जो भी किताब हुई उसका ज़रा पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। उसमें लिखा क्या होता है, एक तो ये होता है कि आपने जो ट्रबल शूट कर रहे हैं वो क्या है। अगर ख़राब हो जाती है, कोई भी मसला आ जाता है या कोई भी एरर देने लग जाती है, जो भी आपका इक्विपमेंट है उसे किस तरह करना है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर एक में नहीं लिखा होता है मगर बहुत सारों में लिखा होता है कि आपने जो चीज़ यूज़ करनी है वो करनी कैसे है। लिहाजा उसे थोड़ा सा देख लेना चाहिए। पढ़ते पढ़ते कोई नहीं, मैं खुद कम पढ़ता हूँ, अगर पता हो तो फिर है। अच्छा, दूसरा ये जो आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो मशीन है कोई भी यूज़ कर रहे हैं उसका बेसिक नाउ हाउ हो। हमारे पास मैंने जिस तरह बताया डिफरेंट आगे मशीनों का आप देख लेंगे कि हमारा किस तरह करता है। एक तो ये है कि वो मशीन जो है ना, अगर उसे मिस हैंडल किया जाए तो वो आपका नुकसान कर देती है। और बहुत सारी, खैर वो मैं फोटोग्राफ्स अगर कुछ मुझे मिल जाती हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मशीनों ने जेन्युइनली हार्म दिया है अगर उसे प्रॉपरली हम डील ना करें, हैंडल ना करें। और दूसरी जो आपसे कहनी है, आप हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी सेफ्टी हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर जो हमने इक्विपमेंट दिया हुआ है ये भी ज़रा कीमती है। अगर वो आपका नुकसान होता है तो सही है ना। इक्विपमेंट इज बिट एक्सपेंसिव, सो ये वो है। ओके जी, सेफ्टी रूल नंबर 3, इट इज ऑलवेज हैव टू, मतलब ऑलवेज बेटर टू हैव अ पार्टनर, बिकॉज आज जो पार्टनर आप समझ रहे हो वो तो खैर आपके माँ बाप आपको ढूंढ देंगे। इसके बेसिक साइंस क्या है कि दो जो है एक से बेहतर है। अच्छा, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, मूवीज में भी इवन ये आपने 112 वाले ने ये जो सर्विस स्टार्ट किया बाइक वाली, कभी देखा है एक बंदा कभी भी एक मोटरसाइकिल नहीं होगा, पेयर में होगा।
पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है, दो में होगी। कभी भी किसी जगह पे जा रहे हैं वो पेयर में होंगे। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ पार्टनर। वजह क्या है? एक तो ये है कि एक से बेहतर दो, और दूसरा जो है वो आइडियाज़ वगैरह चिट चैट चलती रहती है। कोई गपशप लगा ली, उसने कोई चुटकुला सुना दिया, कोई आपने कर लिया, अनटिल अनलेस आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रही। पास मामले में हमें पूरा फोकस चाहिए। मगर तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी तो वो सपोर्ट आपको मिल सकती है। वो ये तो कह सकता है बचाओ बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प की हो सकती है ना, वो आगे लगे भागो भागो, साथ वो सपोर्ट दे देते हैं। एक बंदे का समटाइम वो ध्यान नहीं होता, तो ये होता है। ये हमारी ये जो जितनी भी तस्वीरें, मोस्टली मेरी कोशिश ये है कि जेन्युइनली जाए। ये हमारी एक स्टूडेंट की है जिसकी हमने तस्वीरें ली थी 3-4। हाँ, ये चीज़ try to avoid the use of open toe shoes। और स्टूडेंट्स तो इस तरह वायलेट करते हैं कि जनाब जी वॉशरूम स्लीपर पहन के आए होते हैं। मैं कहना खीर ही हो गई कि चप्पल ही पहन के आ गए हो भाई। डेकोरम है, आप किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनल स्टडी के लिए जा रहे हैं। एस्थेटिक अपनी जगह, ये हमारा जो सेगमेंट है ये सेफ्टी के लिए है। जितनी भी चीज़ें हैं, हमें आपके एस्थेटिक्स पे, आपके मेकअप पे एतराज़ नहीं है। जो चीज़ आपको तंग करेगी, आपका नुकसान करेगी, इंडिकेट हमने कर देना है। मसला क्या होता है? अच्छा ये देखो, ये फोटो में नज़र आ रहा है, इनमें कौन सा आपकी नज़र में बेहतर है? ब्लैक वाले हैं, काले वाले, ये वाला? चलो सॉक्स पहन लिया, या जिसने ये सॉक्स भी अजीब गरीब आई है, हो सकता है इसने वो ये टू क्वार्टर 1 क्वार्टर पता नहीं जो भी होता है वो पहनी। एनी हॉस्टल अगेन, ये देखो ना, ये मजा आया ना। ये देखो, हमारे पास बहुत से शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो गिरते रहते हैं। हाँ, हील नहीं पहन के आ सकते, क्या आ सकते हैं? अच्छा, आप ये बता दो, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है कि हील आपका वर्किंग शू है, मैं मान लेता हूँ। हाँ, इसका किसी के पास जवाब है? इसका किसी के पास जवाब है? उसने सवाल किया, बड़ा वैलिड है। ये कि दिन आ जाए बंदा उसी के हिसाब से गेटअप करके आ जाए। होता है, बिल्कुल होता है। मैं मान ली बात, इसका किसी के पास जवाब है? मैं, मेरे पास है, आप गेस करो। नहीं, दोनों का दे दो बारी बारी। पार्टी वेयर है, एक चीज हो गई। हाँ, मुझे एक बात, बिल्कुल सही बात है आपकी। आप इधर मेरी एक बात सुनो, मैं बड़ा कहता हूँ, आप इधर लहंगा पहन के क्यों नहीं आते जो वो 70,000 का पार्टी वेयर है? बड़ा जाया नहीं हो रहा वो? हाँ, उसकी बारी ज्यादा हो रहा है, इसकी बारी ज्यादा। मैं जब भी जाता हूँ ना, ड्राइव करने करके जाता हूँ, मेरे पास गाड़ी में 2 जूते होते हैं। आप ले आओ, आप लोगों को लॉकर्स दे रहे हैं, आप अपना एक जूता इधर रख, मेरा इधर जूता एक पड़ा हुआ है, पहन के आओ। सुनिए, आपको मना नहीं कहा। जो चीज मैंने आपको बताया, एस्थेटिक्स पे मुझे कोई एतराज नहीं है, आपकी सेफ्टी पे है। अगर वो चीज कंप्रोमाइज सेफ्टी में कर सकती है। वैसे कभी हील वाले जूते बंद वाले होते हैं, क्लोज टो होते हैं? अच्छा चलो, अगर होते हैं तो पहनने, कोई मसला नहीं। वैसे हमारे वर्किंग उसके लिए स्नीकर्स जो है वो आइडियल शूज है, आइडियल जो है ना वेयर है। इन हॉस्टल मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, लॉकर में रखो, जहाँ पहनना वो पहन लो, काम करना वो कर लो। वो आवाज सेफ्टी के लिए नहीं है, मैं आपको सिर्फ सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। मैं ये नहीं आपको बताऊंगा कि जना जी पिंक पर्पल ये हो गया वो हो गया, ये करना है, वो फलाने की अपना मेकअप किट यूज करनी, मैं नहीं कहूँगा। ये जो मसला हो सकता है, मैं उसका आपको एक दफा बता देना। ओके, नहीं हो, आए हाय, अल्लाह भला करे इस बीबी का। ये उसका मैंने जब जल्दी से पकड़ा, मैं कहा जल्दी जल्दी तस्वीरें खिंचवा लो, बाद में चले जाना। इसकी खैर ये 4 साल पुरानी 3 साल पुरानी स्टूडेंट है हमारी, तो ये आई थी। ओके जी, यू नीड टू अवॉइड योर सेल्फ, यू नीड टू सिक्योर योर सेल्फ, लूज ज्वेलरी, लूज हेयर, लॉन्ग स्लीव,
लॉन्ग नेल्स, ये सारी चीज़ें फैशन में आती हैं। फैशन से इतराज़ नहीं है, मसला आपको मैं बता देता। लूज ज्वेलरी से इधर क्या मुराद है? नहीं, वो आपकी आप हीरे का सेट पहनिए गिर जाए, मुझे तो सेफ्टी में तो कोई मसला नहीं हुआ। मसलन बताएं। क्या चीज़ है, कुछ बताओ ना। ज्वेलरी आप लोग पहनते हो, मैं नहीं पहनता। ज्वेलरी का नाम बताओ। नहीं, रिंग नहीं, आपकी फिनिशिंग में क्या तंग करेगी? जी, बड़े वाले जो है ना, लंबे वाले, और इसके साथ लिखा हुआ अगर पढ़ लेते तो कितना आसान हो जाता। जो ये लंबे वाले हैं, आपका जो लॉन्ग स्लीव और ब्रेसलेट, वन वे और अदर बोथ आर सेम। ये देखो, ये मैं टेबल पे काम कर रहा हूँ, मैंने इधर से हाथ फेरा, हाथ मेरा टेबल को टच नहीं हो रहा, मैं क्रॉस इंप्रेशन कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, वो नीचे से घूम के जाता है, सफाई करता जाता है टेबल की, आपकी क्रॉस इन्फेक्शन हो रही है। लंबा, ये देखो ना, ये इतनी लंबी झालर वाला, ये जो इतना लॉन्ग स्लीव है या ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट टाइट है कोई मसला नहीं है, लंबा है तंग करेगा। लूज ईयर क्या करते हैं? हाँ, और आपने कभी देखा है ये जो शेफ करते हैं, काम करते हैं, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने क्या क्यों किया होता है? बाल ना जाए आपके, ये जो है सर्जरी जब कर रहे होते हैं उसके लिए क्या है? हेड कैप। लूज हेयर नहीं, आपने दुपट्टा लेना, वैसे तो इखलाक लेना या नहीं लेना वो आपकी मर्जी है, बाल खुले नहीं होने चाहिए, बाल आपके टाई होने चाहिए। रिबन से करें, जैसे भी आपने करना है, वो जो भी आपके वो एसेसरीज हैं, फैशन एसेसरीज वो करें, खुले नहीं होने चाहिए। नो खलारा लॉन्ग स्लीव्स का और लॉन्ग नेल्स का, इसका क्या मसला होता है? जाते हैं आपके। सबसे पहली जो चीज कॉम्प्रोमाइज होती है ना, वो नाखन, मैं कहता हूँ कि डेंटिस्ट्री और नाखन का आपस में ना, दोनों 180 डिग्री पे खड़े हैं। ओए होए, जिस तरह वो बसें नहीं आती हैं, जो बड़ी बड़ी बसें आती हैं, तो वो रिक्शे वाले के साथ पे आके ब्रेक, वो उनका फेवरेट जो होता है ना, ड्रागर, नाखून आपके हर चीज पे जाएंगे। अच्छा, एक चीज जो है मैंने ऐड नहीं की, वो खैर ज्वेलरी में ऐड कर लें। नाखून एक और काम करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वही काम ये रिंग कर रही है इसकी। ये जो स्पेसिफिक रिंग है, तस्वीर थोड़ी सी वो फजूल हो गई है, गंदी हो गई है, इसके पिक्सल्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। इस वाली रिंग में भी एक मसला है। क्या मसला हो सकता है? ये नेल और रिंग का मसला वन वे और अदर सेम है। क्या हो सकता है? प्यारी, प्यारी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया एस्थेटिक पे बात नहीं चक्कर में, सेफ्टी के बाद। उसका सेफ्टी में क्या ताल्लुक है? रिश्ता काम करने आए हैं, रिश्ता नहीं लेने आए। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें दोबारा दोबारा ये देखो, इतना बड़ा सेफ्टी की हेडिंग दी है। क्या मसला हो सकता है? नेल्स का और इस रिंग का मसला एक ही है, नहीं करती, बर्ज के साथ नहीं करती। खराब का उसके सेफ्टी का क्या ताल्लुक है? खराब, मैंने आपको कहा, आप हीरे का हार पहन के आए हैं, इधर गिर गया है, टूट गया है, उसका सेफ्टी से क्या ताल्लुक है? उसका फाइनेंस से ताल्लुक है, सेफ्टी से नहीं है। इमोशन से ताल्लुक है, सेफ्टी से नहीं है। सेफ्टी की बात करनी है। आपके ये जो चूंचों वाली है ना ज्वेलरी, ये जो मैंने बताया ना थोड़ी सी फजूल है, ये जो जिसके शार्प एजेस निकले होते हैं, लॉन्ग नेल्स हैं, जब आप टाइट फिट ग्लव वेयर करते हैं, उधर से वो टेयर कर देते हैं। जब आपका ग्लव टेयर हो गया, वो आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। हमें उस चीज को फोकस करना है। लिहाजा रिंग पहने राउंड वाली, आपने अपनी चीजें उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेनी। ओके जी। अच्छा, पीपीई एक टर्म है, इक्विपमेंट है आपका, आपने प्रोटेक्टिव गियर जो है ना वो अपना यूज करना है। अच्छा, ये जो है, इसके अलावा बहुत सारा आपका गियर होता है। अगेन मेरा जो पर्पस है, मैंने जिस चीज को फोकस करना है वो लैब साइंसिस को करना है।
तो मैं आपको लैब के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सा होता है, उसे डिस्कस नहीं करते। ओके जी, आई वियर का तो आपको आइडिया हो गया किस लिए यूज़ करते हैं। आंखों के लिए स्प्लैश, आपके बहुत जैसे आप फिनिशिंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं फेशियल यूज़ कर लें, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनके स्प्लैशेस होते हैं, आप वो कर रहे हैं, वो उसे सिक्योर करने के लिए आपको ठीक हो गया। मास्क का पता लग गया, मास्क क्यों करते हैं बता दो, मुझे भी पता लग जाए। इनहेल करने के लिए, मुझे पता है, सबको पता है, इस पॉइंट पे आ रहा हूँ बताने के लिए। ग्लव्स का क्या पर्पस है? बस मुझे पता है आपका, इस बात के लिए मैंने ये सारे सवाल पूछे हैं कि ये जो आपका गाउन है, ओवरऑल कुछ भी आप कह लें, इसका क्या पर्पस होता है? इसके लिए मैं जो एक टर्म यूज करता हूँ कि जो काम ग्लव्स आपके हाथ के लिए करते हैं ना, योर गाउन इज ग्लव ऑफ योर बॉडी। समझ लग गई है बात की? ओके, इसकी डिटेल आपको लास्ट पे जाके पता लगेगी, मज़ा फिर आएगा। ओके जी, अगेन आपके पास बहुत सारे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चॉप टूल्स होते हैं, तो आपने अपने आप को सिक्योर रखना है। अच्छा, एक जो साइंस होती है मोस्टली वो करते हैं, हमने जब भी अपने टूल्स प्लेस करने हैं ना, वो कोशिश करनी है कि अवे फ्रॉम यू होने चाहिए, अवे फ्रॉम योर बॉडी होनी चाहिए। ये देखो टूल्स का जो प्लेसमेंट है वो अपोजिट योर बॉडी है। इसकी वजह ये है कि जब भी हम उठाते हैं, आप एज से नहीं उठाएंगे, पीछे से उठाएंगे। अगर इसका आपकी तरफ होगा तो आपको हिट और इंजर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब प्लेस करने हैं तो थोड़ा सा इससे आपको एहतियात करके करने हैं। ओके जी, सेफ्टी हमारा जो रूल्स में हो गया है। अब हमारे पास कुछ रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत स्पीड पे मूव करते हैं, हम उनके बारे में कर लेते हैं। माइक्रोमोटर है, हमारी हाई स्पीड लेथ है, जिस तरह ये पड़ी हुई है, ये हाई स्पीड पे मूव करते हैं। तो जब ये यूज़ कर रहे हो आपने, तो व्हाट यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू अवॉइड द ग्लव्स, लॉन्ग नेल्स, नो वाइब्रेटिंग बार्स जो इसके साथ आगे अटैच होती हैं, और यू नीड टू यूज द क्रेडल, ऑलवेज पुट योर हैंड पीस ओवर द क्रेडल। अच्छा जी, ग्लव्स का क्या मसला है? हालांकि ग्लव्स हमारे क्रॉस इन्फेक्शन में बहुत रोल प्ले करते हैं, मसला क्या है? हर रोल फंस जाते हैं आपके, मोस्टली हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस मामले में एहतियात करने की जरूरत है। ये बड़ा मुझे लिखते हुए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी, मगर एट द एंड लिखना पड़ा है। ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरा बहुत ना एक कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में हम आ जाते हैं, तो आपके मोस्टली बस के साथ वो हो जाते हैं, ये ना इंटेंगल हो जाते हैं। नेल्स क्या है? नेल्स उसके लिए मैंने बताया कि हैंड पीस और नेल्स आपस में जो है ना, इनका पीटीआई और नून लीग वाला रिश्ता है। वाइब्रेटिंग बार्स स्ट्रिक्टली मना है। ओए कुछ हो जाए, ये उठा के खुदा के लिए फेंक देने आपने। अगर आपने हैंड पीस पे बार यूज किया और वाइब्रेट कर रहा है, आपने यूज नहीं करना। मैंने इवन एक स्टूडेंट ने अपनी वो पिक्चर भी लगाई थी जब हाई स्पीड पे मूव। मुझे ये बताएं, ये जो माइक्रोमोटर हम यूज करते हैं, ऑन एवरेज ये माइक्रोमोटर की स्पीड क्या होती है? कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की थोड़ी सी कम होती है, मगर ऑन एवरेज उसको पता है कि माइक्रोमोटर की हाई स्पीड क्या है? एनी आइडिया? तुक्का लगा दो मोटा सा। हाई स्पीड पे जब ये यूज कर रहे होते हैं मैक्सिमम, हाँ जी 18,000 ठीक है, और ओके चलो ठीक हो गया, थैंक यू। ऑन एवरेज इसकी स्पीड जो है वो 35,000 रोटेशंस पर मिनट, 60 सेकंड में एट द हाई स्पीड मैक्सिमम स्पीड ये 35,000 टाइम्स मूव करती है। जो भी चीज इतनी हाई स्पीड के ऊपर मूव कर रही होगी, वो थोड़ी सी भी मिस हैंडल होगी, वो नुकसान। बर्स जो ये वाले यूज करते हैं, हमारे जो मोस्टली बर्स हैं, जब सर्जरी कर रहे होते हैं, यही वाली माइक्रोमोटर होती है, यही वाले बर्स होते हैं, यही वाला बंदा होता है, और उसके हम बोन में सुराख करके उसको बंदे को खोल के जोड़ लेते हैं। यही वाली माइक्रोमोटर्स होती हैं, इसी से हम काट रहे होते हैं बोन्स को। लैब में आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए उसने एहतियात नहीं करनी। अगर आप उसे मिस हैंडल करेंगे, और ये आप देखो हर के हैंड पीस के साथ हमने क्रेडल दिया हुआ है। पहली बात तो ये है कि हमारा हैंड पीस महंगा पड़ा है, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ माइक्रो मोटर में
उसका हैंड पीस है। गोल होने की वजह से इसमें मोस्टली बार लगे होते हैं, बहुत सारे शार्प हैं। ये क्या करता है कि रोल होकर नीचे गिरता है। और जैसे कि हमने पार्टी वेयर शूज़ पहने होते हैं, ठक, ठीक हो गया। लिहाजा यू नीड टू यूज़ द स्टैंड। इसका थोड़ा सा एहतियात करें। जब भी किसी ने आपको बुलाया, बात करनी ज़रूरी होती है। मोटर इसके क्रैडल पे रखो, स्विच ऑफ करो, तसल्ली से बात करो, दोबारा उठा के करो। जब आप यूज़ कर रहे हैं, यू नीड टू मतलब हैव कंप्लीट अटेंशन वाइल यू आर यूजिंग इट। एंड अगेन ये वाली जो है ये 35,000 में 45,000 की भी होती है, मगर अब चलो कह लेते हैं कि 35,000। ओके जी। ट्रिमर आपने देखा होगा, ट्रिमर हमारा जो है ये नेल्स इसलिए इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल नाखून के साथ, ये देखो ना, ये बिल्कुल उसके साथ टच करने ही लगे हैं बस। ओके। और स्लीव्स का अगेन इसके साथ जो है ना वो इंटेंगल हो सकते हैं। तो मॉडल ट्रिमिंग की जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड अगरचे कम होती है, मगर जितना इसका सर्कमफेरेंस, उसका डायमीटर जिस चीज़ का जितना ज़्यादा हो जाए, स्पीड कम पे उतना ज़्यादा नुकसान करता है वो। ऐसे इस चीज़ का करना है। हाँ जी, ये जो हमारे पास पॉलिशिंग लेथ्स जो होती हैं इनकी जो स्पीड है वो 1200 और 2400 के करीब होती है, हम जो यूज़ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम स्पीड 24 है, मगर इसके साथ जब इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा लोगों के स्लीव्स फंसते हैं जो लंबे लंबे उन्होंने पहने होते हैं। लिहाजा नहीं, आपके मोटर जिसके पॉलिश कर रहे हैं वाइब्रेट कर रही है, नहीं, बाल फंस चुके हैं वो, क्योंकि मूव कर रही होती है, लंबे बाल होते हैं, खुले बाल होते हैं, वो साथ ही जाते हैं। लिहाजा इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल करना है। अगेन आप लोगों का एस्थेटिक्स, फैशन, सारा आंखों पे, सेफ्टी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ज़रूरी है। ओके जी। हाई टेम्परेचर इक्विपमेंट हमारे पास कुछ है। हमारे पास जो चीज़ें हैं वो प्रीहीट फर्नेस है, कास्टिंग मशीन है, बर्नर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, सोल्डिंग आयरन, ये जो हम वो इलेक्ट्रिक नाइफ यूज़ कर रहे हैं, स्टोव वगैरह है। क्या किसी को आइडिया है कि हमारी जो प्री हीट फर्नेस है, आप लोगोों ने पढ़ा भी होगा, इसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना ले जाते हैं? 1200 सेंटीग्रेड, 1200 सेंटीग्रेड। इतनी हीट के ऊपर तो ठीक हो गया। और कास्टिंग मशीन का भी जब हम उसे मेल्ट कर रहे होते हैं, जो मेटल को करनी है, तो उस चीज़ को कंपेयर बैलेंस करने के लिए हमारा ऑलमोस्ट इसी के करीब 1000 प्लस 1100 टू 1000 जो हम मेटल मेल्ट करते हैं उसके मैक्सिमम जो है वो 1230 1230 टू 50 के करीब टेम्परेचर जाता है उसका ना। मेल्टिंग रेंज होती है, एक्चुअली टेम्परेचर नहीं होता, बट अगेन उसके करीब चला जाता है। तो जब इतने हाई टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो आपने प्रोटेक्टिव गियर जो है वो यूज़ कर लेना है। जो भी आपका है, फोर्सेप्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको उन हिसाब से डील कर लेना है। ये स्लाइड, इसी स्लाइड के लिए सारी मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है। ये सबसे कॉमन हम करते हैं, इसे आपको मैं दिखा देता हूँ। बात ये है कि ये देखना था कि हमारे पास जो एक्रेलिक रीज़न हम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा अमूमन यूज़ होने वाला मटेरियल है, क्या ये फ्लेमेबल है? आवाज़ इसकी कहाँ से बंद होगी? आवाज़ में बंद कर देता हूँ। एनी हाउ, इसमें करने क्या लगे हैं कि हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं ये टॉक्सिक है, कुछ इसमें फ्लेमेबल है। तो कितना फ्लेमेबल है, बात कहने में थोड़ी सी समझ नहीं आती, उसके लिए कर देना चाहिए। हमारे पास वो सामने जो रूम है उसमें इंसिडेंट ये हुआ था कि इसके अगर रूम में देखें तो जूनियर कॉस्मेटिक लैब है, टेबल किधर पड़ा हुआ है, उसके हाथ में ये जो कंटेनर था सेल्फ क्योर पाउडर का, वो फ्लेम किया, हमारा ये दरवाज़ा टूट के अपोजिट साइड पे आकर हो गया था। ये जुबानी बात जो है ना, इतनी ज़्यादा डरता नहीं है बंदा, थोड़ा सा देखते हैं तो अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसमें हमने किया ये है, थोड़ा सा यही एक्सरसाइज किया करने की कोशिश की है कि ये है भी है कि नहीं है भी, गल्लां ही बढ़िया जो होंदा भी है। इसमें किया गया है कि ऑलमोस्ट पिंच ऑफ मटेरियल हमने दिया है और हम इसके क्या करते हैं कि फ्लेम के ऊपर, स्लो फ्लेम है, हाई फ्लेम नहीं है। और अगर कंटेनर होगा, ये इट वाज द पिंच ऑफ द सेल्फ क्योर पाउडर लिक्विड, हीट क्योर पाउडर लिक्विड, बोथ आर सेम। अच्छा, पाउडर से तो हमने कर दिया, पता लग गया, हाँ जी ये मसले वाली बात है। लिक्विड का करते हैं। इसमें क्या किया कि ये ऑपरेटर ने अब क्या किया कि इसके ऊपर थोड़ा सा हमने वेव करके देखा कि हाँ जी होता भी है कि नहीं। अब
क्या है कि उसके ऊपर हमने ड्रॉप डाल दिए दो, और फ्यूम्स हैं, उसके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ और ये बुझना भी नहीं है। इसलिए आपका पाउडर, लिक्विड और बर्नर ये एक टेबल पे नहीं होनी चाहिए। खुदा के लिए इसका ख्याल रखना है, आपने अपना वो भी करना है, ठीक है। ओके जी, वर्किंग स्टाइल हो गया हमारा, सेफ्टी हो गई। बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, क्रॉस इन्फेक्शन कर लेते हैं। क्रॉस इन्फेक्शन में हमने क्या करना है, अपना तो ख्याल कर ही जा रहे हो, दूसरों का भी देख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन है क्या, ये थोड़ा सा देख लें। अच्छा, इसके जो सोर्सेज है ना वो दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन, और एक आ गया हमारा इनडायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो है, ये क्रॉस इन्फेक्शन जो है, इसे हमने दो पोर्शंस में कर लिया, जिस तरह बाकियों को चार में, तीन में या इसमें किया था। पहला जो है वो सोर्स है, दूसरा जो है वो प्रिकॉशंस है कि हमने प्रिकॉशंस क्या लेनी है, डायरेक्ट रूट, इनडायरेक्ट रूट और प्रिकॉशंस में क्या है। ओके जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है कि अगर डायरेक्टली आप सलाइवा के साथ या ब्लड के साथ आपका कांटेक्ट आता है, आपके पास कोई भी चीज़ आती है, इम्प्रेशंस आ गया, मॉडल्स आ गए, कोई भी चीज़ आ गया, उनके ऊपर इसका किसी चीज़ का भी कंटेंट है, तो वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्टली क्या है, जो एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो सकते हैं आपके, आपके जो टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, हम इन्हें स्टेरिलाइज नहीं करते, और हर पेशेंट या हर टास्क के बाद करना वैसे हमारे लिए थोड़ा सा ना मुश्किल है, तो हमने इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट कर लेना है कि अपने आप को सिक्योर कर सकें। तो इनडायरेक्ट रूट में क्या है कि हमारा जो है ये इस एक्सीडेंटल एक्सपोजर्स हो जाते हैं कि कोई चीज़ लेके, किसी से लेके, किसी को टूल टच करके हमने टच किया, तो वो हमारा इनडायरेक्ट रूट हो जाता है। ओके जी, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, आप जब भी काम करने लगे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग टू वर्क। ओके, इसमें क्या है कि आपका जो है सेपरेट टेबल होना चाहिए फॉर इनकमिंग वर्क एंड आउटगोइंग वर्क, ठीक है। एक जगह से लिया, दूसरा आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो हमारा CSSD है, जो हमारा स्टेरिलाइजेशन वाला होता है, उसमें जो इन्फेक्शियस टूल्स होते हैं, जो यूज्ड टूल्स हैं, उनके लिए उस रूम में लेके जाना और उससे एग्जिट करना अलग अलग होते हैं, दोनों एक रास्ते से भी लेके नहीं जाते। आपने देखा उसमें दो विंडोज या वो बनी होती हैं, आपने जो लेना है वो विंडो के, वो उसके थ्रू देना है, और जो डिलीवर करना है इसके लिए अलग अलग वर्क स्टेशन कर लें या अलग अलग कर लें, ठीक है। आपने अगर काम, ये जो है ये बिफोर वर्क है, मतलब प्रिपेयर करना है अपने आप को, PP का यूज़ कर लेना है, और वेल वेंटिलेटेड आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब देखें कि हमारे पास ये मोस्टली खिड़कियां भी खुली होती हैं और पंखे पंखे हमारा चल रहे हैं कि हम वेल वेंटिलेशन को कर लें, मेंटेन करने की कोशिश कर लें, ठीक हो गया है। तो जी प्रिकॉशन 2 क्या है कि अब हम करने क्या लगे हैं कि बिफोर वर्क काम अभी करने लगे हैं, आपने क्या करना है कि प्रोटेक्टिव गियर यूज़ कर लेना है, जो भी आप यूज़ करने लगे हैं, ग्लव्स, मास्क, जो भी आपने वो करने हैं, गाउन्स यूज़ करने हैं। आपने अपना जो वर्क स्टेशन है बिफोर एंड आफ्टर क्लीन करना है। इसके लिए हमने ज़्यादा आसान किया है, साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमने क्या किया कि हम आपने शीट्स दी हुई हैं, अब देखो ये हर जगह के ऊपर शीट्स बिछी हुई हैं, आपने जब भी करना है शीट बिछाएं, इसके ऊपर काम करें, जब आप फ्री हो गए हैं उसे लपेटें, डस्टबिन में फेंके आपने, तो बिफोर एंड आफ्टर करना है। और आपने डिसइंफेक्ट कर लेना है अपने इन्वायरमेंट को, अपने जो भी मामला है उसे कर लेना है, जो भी आपको अगर उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा, मेरी कोशिश होगी ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हम जो जो काम कर सकते हैं वो है। काम हमने कर लिया है, अब आफ्टर वर्क क्या करना है, एक तो ये है कि आपने अपने प्रोस्थेसिस को डिसइंफेक्ट कर लेना है, जो भी काम आपने किया है, और आपने वर्क स्टेशन को क्लीन कर लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपने जो काम करना है इसे डिसइंफेक्ट करना है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास बहुत सारी जो एग्जैक्टली चीज़ें हैं ना, हमने उसे उस अंदाज से करना है, बहुत सारे। अच्छा, एक तो हमने वो किया हुआ है, चलो ये अगली उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर डिटेल में हम देख लेते हैं कि इसके लिए डिफरेंट चीज़ के लिए डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक हो गया है। ये हमारी प्रिकॉशन है, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रख लेना है।
there are some must do's that you should do while you are in lab. क्या है कि वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर, ठीक हो गया। इसे थोड़ा सा मुझे समझा दे। अच्छा एक लोग ये बताएं कि वॉश टाइम क्या है? कितना? 2 मिनट और 60 सेकंड। और तुम्हारा साबन स्लो है क्या है? हाँ देखा कितना, बताओ। 10 सेकंड के लिए इन्होंने ऐड दी थी। इन्होंने कहा जी 10 सेकंड आप कर लें। जो वो बबलू हाथ धो रहा होता है, कभी देखिए आप लोगों ने ऐड देखी? हाँ ये जो ना ये लाइफ बॉय वालों को थोड़ा सा मसला, लाइफ बॉय की है ना, इन्हें मसला हुआ था, लगा रहता था। बाकी जो है वो कहते थे 10 सेकंड में कर लें। कोविड ने जहां बहुत सारे काम किए, एक ये चीज अकल की दे गया। बैक इन 2007 एक स्टडी आई थी, बहुत लंबी स्टडी थी। मैंने लाइफ बॉय वालों से रब्ता किया। मैंने उन्हें कहा जी आप लोगों ने ये जो कहा है कि 10 सेकंड में हाथ साफ हो जाते हैं, 99.99 जरासीम जो मार देते हैं आप, बहुत अच्छी आपने स्टडी की है, इसका कोई एविडेंस दे दे। मैं तो स्पीकर में ऐलान कर दूंगा, लोगों को बताऊंगा कि इतनी स्टडी है, आप स्टडी शेयर करें। उन्होंने नहीं की। ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में ऐड आ रही थी। मैंने फिर लाइफ बॉय इंडिया वालों को भी कहा, मैंने लाइफ बॉय बांग्लादेश वालों को भी कहा, ये तीनों को मसला था। तीनों ने मुझे, पाकिस्तान वालों ने, मेरी इवन मैसेजिंग भी उनके साथ हुई है, हमारी 2-3 ईमेल्स की करस्पॉन्डेंस हुई है, उन्होंने स्टडी नहीं थी। मैं बताता हूँ 2000 बैक इन 2005 और 7 एक स्टडी आई थी, जमाली या कोई बंदा था उसने ये स्टडी की थी। उसमें एक जगह के ऊपर आधी लाइन में लिखा हुआ है कि आप कोई भी एंटीसेप्टिक यूज कर लें, आपके अगर विजिबल कंटेंट नहीं है, हाथ आपके पहले के साफ है, अगर उसे आप धो लेते हैं एंटीसेप्टिक से, किसी से भी धो लेते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का ब्रांड का बना हुआ है, तो आपके जरासीम जो है वो ऑलमोस्ट नीम मुर्दा हो जाएंगे, वफात चाहे ना पाए मगर वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। ऑन द अदर हैंड WHO वालों की जो स्टडी है वो ये है कि आपने एटलीस्ट 20 सेकंड करना है अगर विजिबल कंटेंट नहीं है। अगर मुझे नज़र आ रहा है कि ये ख़राब है और मैं ऐसे करके भाग जाऊँ, उसे होता नहीं है। और अगेन हाथ धोने की साइंस है, आपने किस तरह अपनी हैंड मूवमेंट्स करनी है, इस तरह करनी है, एग्जैक्टली है। 20 सेकंड एटलीस्ट होता है जिसपे आप कर सकते हैं। WHO की रिकमेंडेशन है इसमें। ये कोलगेट वो क्या नाम है, जो भी है, लाइफ बॉय वालों की नहीं है, ठीक हो गया। और आप इधर देखोगे, हमने जिधर जिधर हमारे पास टैप है, हमने कोशिश किया कि उसके ऊपर ये चिपका दें। अगर आपने कभी देखा हो, उसके ऊपर टेक्निक और टाइम दोनों लिखा हुआ है। अपने इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी का नहीं है, ठीक हो गया। ओके, यू नीड टू वॉश योर इम्प्रेशन वट एवर द स्टेप दैट इज कम, जाना है। अच्छा, जो भी आप यूज कर रहे हो उसके लिए आपने करना है, आपने उसे जो भी चीज आ रही है उसे आपने अंडर रनिंग वाटर आपने करना है। इस चीज की क्या साइंस है, आपने किसी भी इंप्रेशन को या किसी भी आपने उसे करना है तो उसके लिए क्या अंडर रनिंग वाटर का क्या सिलसिला है? बहता हुआ पानी का मुझे पता है, इतनी अंग्रेजी पता है, उसकी लॉजिक समझाओ। अंडर रनिंग वाटर का क्या बात है? जिसको आइडिया है, हम कंटेनर में रखे पानी डाल के उसमें क्यों नहीं कर लेते? यस यस, जब वो होता है आप बाउल में या जिस तरह बहुत ज्यादा वो दिल कर रहा होता है, आप उसमें द मोमेंट यू पुट योर प्रोस्थेसिस impression in it, the whole container will get infected. अंडर रनिंग वाटर का क्या होता है कि एक साइड से पानी आ रहा है, उसमें से फ्लो होके जा रहा है,
तो जितना भी विजिबल कंटेंट है ये कर लें। और इसके अलावा हमारे पास केमिकल एजेंट्स भी होते हैं, आप उसके ऊपर स्प्रे कर लें या जो भी कर लें वो आपका क्लियर हो जाता है, अगर वो आप वो वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, वरना आपने वो करके उसे कर लेना है। You need to use the zip pouches, self sealing pouches या whatever you are going to call it। इसका किसी को पता है कि क्या मकसद है? आप देखो हमारे जितने भी मोस्टली केसेस जा रहे होते हैं ना, मेरी ये ख्वाहिश होती है, ये कोशिश होती है कि हमारे वो पैकेट में पैक होके जा रहे होते हैं। उसकी क्या वजह है? हमने हमने क्या कहते हैं कि हम जो है ना सारा उसे डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था, अपना काम आपने कर लिया है, हमारे पास डिसइंफेक्टेंट पड़ा हुआ है। सम टाइम आपके पास डिसइंफेक्टेंट नहीं है या कोई भी चीज़ आप उसे उस अंदाज से डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते। फिर आपने क्या करना होता है कि आपने जो इतने भी प्रोसेसेस है, आप मोस्टली देखेंगे कि हमारे हर एक के पास सोप सॉल्यूशन और ब्रश पड़े हुए हैं, जितने भी बेसन लगे हुए हैं। उसकी साइंस क्या है कि आप अपने प्रोसेसेस पकड़ो, अगर आप उसे डिसइंफेक्टेंट में नहीं कर सकते, हमारे पास वो अल्ट्रासोनिक क्लीनर पड़ा है, हम उसमें डाल के डिसइंफेक्ट करवाते हैं। अगर नहीं पड़ा हुआ तो आपने लेके अपने जितनी भी प्रोसेसेस है जो भी होनी है वो आपने लेके उससे अच्छे से वाइप कर लेनी है। सेफ टू से मैंने जो 2-3 इसके लिए वो अटेंड की हुई हैं, कॉन्फ्रेंस वो स्टडीज़ अटेंड की हुई हैं, वर्कशॉप स्टैंड की हुई हैं, उसमें ये है उन्होंने तो 97% तक कहा था कि आपका अगर प्रॉपरली अच्छे से वॉश करते हैं तो 97% तक क्लीन हो जाता है। एक जगह के ऊपर मैंने 93% भी किया था। हम कह देते हैं कि 90% तक भी हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप एटलीस्ट 90% सेफ्टी इंश्योर कर रहे हो। अगर आप कोई भी प्रोसेस है, कोई भी सिर्फ प्रोसेस नहीं, आपने कोई भी स्टेप किया, आपने लेके ब्रश लेके उसे अच्छे से किसी भी डिटर्जेंट से लेके, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई आपने इतना ही करना है, उसे क्लीन करके आपने उसे पाउच में जिप कर देना है, पैक कर देना है। अब उस थैले में, उस लिफाफे में जो भी उसका गुनाह है, स्वाब है, वो बंद है। जो ये जरासीम हजरात हैं, जरासीम साहबाना, ये बाहर से इतने कोई सियाने जरासीम नहीं होते कि वो उसमें से पेनिट्रेट कर सकें। अभी इस तरह के नहीं आए। बुलेट वो जो है वो आपका जो है वो जिप पाउच है, ये बुलेट प्रूफ है इन टर्म्स ऑफ जर्म्स। ठीक है, वो बंद हो गया, वो सेफ एंड साउंड है, उसे आप जैसा कर ले। उसका मैं ये चीज़ इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं जो चीज़ उसे दे रहा हूँ वो मैं वो करते रहा। अच्छा, और फायर एंड सेफ्टी, अगर ज़रूरत पड़े तो आप जब भी हो उसका थोड़ा सा बेसिक आपको होना चाहिए, वो कर ले। ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं लैब पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वो आपने करना है। अच्छा जी, देर आर, अगर सम मस्ट डूज है तो सम मस्ट डू नॉट्स भी हैं। नो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इन वर्क एरिया, आइडिया है क्या मतलब? फिर एक तो ना ये आप लोगों की लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा चाहिए, तो मैं उर्दू में हद है। हाँ जी, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना, ये इन्फेक्शियस है। ये पूरा जो एरिया जिस जगह के ऊपर आपका काम हो रहा है ना, ये इन्फेक्शियस है। जब भी आप उसके ऊपर चीज़ रख के उठा रहे हो, कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो वो क्रॉस हो रहा है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं, जो आपका तो खैर वो बैग ही होता है जो साथ आपके चल रहा होता है हर जगह के ऊपर, बैग, मोबाइल कर लो, आपने वर्क एरिया पे नहीं रखना। मसला क्या है? मसला ये होता है, हाँ, मसला ये होता है कि आपने बैग इधर रखा, मुझे नहीं पता ये जो है ये इधर हेपेटाइटिस का पहले वाला पेशेंट का मैंने काम किया है, मैंने जो भी किया है, इधर से उठा के मैंने वो बैग लेना है, बैग का कांटेक्ट मेरी बॉडी के साथ हुआ है, इधर से ले जाके मैंने जाके अपनी कब्र में रखना है, जिधर कपड़े धो धो के वो डिटोल के साथ उसमें डाल के एंटीसेप्टिक मटेरियल के साथ डाल डाल के मैंने धोए हुए हैं, मांज मांज के लटकाए हुए हैं, जाके उनके साथ लगा दिया। वो जो समझ लगी है, तो वो क्रॉस कर दिया आपने, क्रॉस इनफेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है आपका, इनडायरेक्ट रूट हुआ है, आपने जाके उधर लटका दिया। नो रनिंग, क्या मसला हो सकता है? हैं? क्या मसला क्या हो सकता है? नहीं
हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं ज्यादातर जो है स्लिपरी हैं, ये स्लिपरी हैं। आप ये इवन पुराने ज़माने में अब्बा जी का मेरा क्योंकि डेंटिस्ट्री से ताल्लुक था, ये जो पाउडर है ना, ये वो लेके आके ना उसके ऊपर कैरम बोर्ड जब करते थे, इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसके साथ खेलते थे। इससे जो वो है ना ट्रैगर और जो वो गोट है वो बड़ी तेज़ी से स्लाइड करती थी, और बाद में आके आप पता चला कि ये मसला है, तो स्लिप हो सकते हैं। बाकी आप जिस तरह मर्जी उसके लिए दौड़ने के लिए ग्राउंड बने हैं, जॉगिंग करें, डेली करें, इंटो वाले भी कर ले, उधर जब भागने का शौक है भाग ले। मेरा काम जो है वो मैंने आपको बताना है, बाकी आपने मानने या नहीं मानने आपकी मर्जी है। मैंने एक दफा आपको बात समझा, दोबारा नहीं मैंने समझानी, है बड़ा अरसा लगा के बड़ा करके डिटेल में बनाइए ताकि आपको एक एक चीज समझा दूं एक दफा। इसमें कोई सवाल नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में। और लॉन्ग स्लीव्स लॉन्ग जो चीज़ें वो हमने बता दी हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा कर देना है। क्रॉस इन्फेक्शन का मैंने आपको पहले बता दिया है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने करना है, आपने समझाना है। आप जो ये बैग लेके जाते हो अपना, जाके जाते ही जाके बच्चों को दे दिया, उन्हें कर दिया, जाके जफ्फियाँ डाल ली हैं, जाके वो बच्चा बड़ा साफ सुफ होकर बैठाया होता है, उसे वो कर लेती है। ओके जी, वेस्ट डिस्पोजल एक चीज़ ये जो एडिड है, ये है आपके पास जो डस्टबिन है, इनकी साइंस होती है, कलर कोडिंग होती है। आपने इन्हें थोड़ा सा ना, आपको इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट का पता है? इन्फेक्शियस वेस्ट कौन सा है? शार्प टूल्स को आप छोड़ दें, अभी मैं उन्हें बाद में डिस्कस कर लेते हैं। नीडल्स ब्लेड्स इन्हें अभी रहने देते हैं। जो भी चीज में है आपको, ये तो इन्फेक्शियस वेस्ट है, और जिसमें आपको डाउट भी है, हल्का सा डाउट भी हो गया, दैट इज आल्सो इन्फेक्शियस वेस्ट। नॉन इन्फेक्शियस क्या हो गया? हाँ जी, पाउच हो गए, ये जो चीज़ें हो गई जिनका आपको आइडिया है वो नॉन इन्फेक्शियस है। हमने इधर जो कलर कोडिंग की है, अगरचे थोड़ी सी वायलेट हो रही है, मगर मैं मोस्टली कहता हूँ कि इन्वायरमेंट में हम इसे मोस्टली इन्फेक्शियस वेस्ट ही कंसीडर करें। हमारे पास येलो और पहले ब्लू होता था, अब वाइट है। हम पहले बास्केट्स को इन कलर कोडिंग के हिसाब से किया था, अब हमने क्या किया कि इसके अंदर जो पॉलीथीन बैग लगा होता है ना, वो हमारा कलर कोडिंग होगा। आप नीचे ऑब्जर्व करना, एक तो हमने जो जो है मोस्टली स्टिकर्स ये लगा दिए हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए। आपकी अगर डस्टबिन का कलर वो नहीं है, आपने वो नहीं, उसमें जो बैग लगा हुआ है ना, शॉपिंग बैग, अब हर देखो हर एक के बीच में वो बैग लगा हुआ है, बायोग्रेडेबल बैग या जो भी लगा हुआ है, वो येलो लगा हुआ है तो इट मीन्स कि वो इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए है। और वाइट या ब्लू लगा हुआ है, आजकल वैसे वाइट चल रहा है, वो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए। इसके लिए एक तो थोड़ा सा वो कर लीजिएगा। और जो आप नीडल्स या शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए, उनके लिए आपका इन्फेक्शियस वेस्ट में वो नहीं जाएगा। उसके लिए ये वाला जो कंटेनर एक यूज़ होता है, बायोहैज़र्ड जो इसे कह ले या जो भी कह ले, ये कंटेनर होता है, इसमें हम जाके वो चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं। इसका एक लेवल होता है, उस लेवल तक जब हो जाए तो इसे बंद कर देते हैं, और ये जब बंद हो जाए एक दफ़ा तो दोबारा खुल नहीं सकता। मतलब खोलने को तो जो मर्जी कर लें, साइंस उसके पीछे ये है कि जब आप उसे सील कर दे तो वो लॉक हो जाता है, वो वन वे लॉक है, लॉक हो जाता है तो उसे फिर उस तरह हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। हम नहीं करते एक्चुअली, हमारी जिसके साथ भी होती है इन्फेक्शियस के लिए, आज के वेस्ट के लिए एक कंपनी होती है, उसकी पूरी साइंस होती है, उसका पूरा मेथड होता है, उसे डील कर रहे होते हैं, तो वो उसके हिसाब से उसे प्रोसेस हो जाता है। ठीक हो गया? तो आपने जब वेस्ट डिस्पोज करना है तो आपने उसे इस मामले में थोड़ा सा एहतियात कर लेनी है। और ये जितना भी ये पूरा यूनिट था या जो हमारा क्रॉस इन्फेक्शन का था, उसे अगर सम अप किया जाए तो एक ही हम कर सकते हैं। लो जी, एक तो हमने इसे चुरोड़ मरोड़ के फेंक दिया। Once a wise man said that, believe me, if you are not keeping it clean, you are doing it all wrong.
ठीक है, एक दफ़ा ये एक सियाने बंदे ने कह दिया था, तो ये याद रख लो। ठीक हो गया। चलो, ओके जी, ये कुछ बुक्स हैं जिनसे आप रेफरेंस के लिए, सोर्सेज के लिए, जिनसे ये सारा डाटा हमने लिया है। अगर आप करना चाहो तो आप इन्हें देख सकते हो। ठीक है, और कंपनी की मशहूरी के लिए ये हमने कुछ तस्वीरें और बंदे ऐड कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें अवेलेबल वो कर सकते हैं, इन लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरा डिपार्टमेंट, एक्चुअली मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये लैब पॉइंट ऑफ व्यू से की हैं। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में इनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा एडिड होती हैं। सर से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर भी आगे बैठ जाएंगे, सियाना बंदा साथ हो तो वो ज़रा हौसला तसल्ली रहती है और कोई भी चीज़ हो जाती है। इन्फेक्शियस कंट्रोल का मेरा प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं, मगर इनसे किया था। एनी हाउ, ये जो भी लेक्चर अभी मैंने दिया हुआ है ये रिकॉर्डेड इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी स्लाइड शेयर पे मिल जाएगी। इससे पहले यही वाला जो लेक्चर है ये इंग्लिश में मैंने कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले डिलीवर किया था 2021 में, जो इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्रेंस हुई थी। यही वाला लेक्चर उन्होंने उधर डिलीवर किया था, मेरे से कंसेंट ले लिया था। आप वो कर सकते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। सवाल कोई नहीं, एग्जाम में आना आप लोगों के लिए है। अच्छा जी, ये सारा हो गया, ये आपकी एंड ऑफ वो है। अभी आपका ये ख़त्म नहीं हुआ, आप लोगों को एक दो चीज़ें दिखाते हैं, उसके बाद आप फ्री होंगे। आपको दिखाते हैं जनाब जी एक वीडियो मज़ेदार। अम्मी इफ्तार टाइम। जीशान, रोजा लग रहा है। अब्बू इफ्तार टाइम। बस 5 मिनट, फिर सब खाएंगे। अब्बू खाने के लिए नहीं पूछा, उससे पहले हाथ धोने के लिए पूछा। इफ्तार टाइम से पहले लाइफ बॉय टाइम। किसने सिखाया? अम्मी ने। खाने के साथ कीटाणु पहुंच सकते हैं हाथों से मुंह तक, इसलिए एडवांस लाइफ बॉय जो दे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। कुछ समझ आई क्या? ये जो वीडियो है ना, मैंने लाइफ बॉय पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज से ली है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में उन्होंने शायद डिलीट कर दी हो या उतार दी हो, उन्होंने उसके ऊपर से उतार दी। अब मुझे दोबारा, खैर मैं ऑफिशियल, एक तो मुझे इस पे एतराज़ है जो कीटाणु अब इंडिया की चीज़ें हैं, हमें जो बेच रहे हो, हमें क्यों बेच रहे हो? बिजनेस लेना पाकिस्तान में, पाकिस्तानी एक्टर थोड़े हैं। एनी हाउ, वो खैर एथिक्स की बात है, मगर अभी जो एथिक्स मज़ेदार वो है इधर से। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने रमज़ान का महीना है, रोज़ा खुलने वाला है, उसकी अम्मा बना रही है अफ्तारी। अब्बा जी जो हैं वो बाहर से आए हैं मरीज करके। अम्मी ये दोबारा बताता, उन्होंने अम्मा को लाइफ बॉय वाले रंग का कपड़ा पहना दिए। ये है मेरी एक्चुअली मैस कम्युनिकेशन में भी डिग्री है, मुझे थोड़ा सा वो है दिखाने के लिए या करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए यही चीज़। आप जीशान, रोजा लग रहा है। अब्बा जी ने रेड टाई इसलिए लगाई है कि लाइफ बॉय का कलर रेड है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, साइंस है, अब प्रेजेंट करना चाहते हैं, मुझे इस चीज़ से एतराज़ नहीं है। अब्बा जी बाहर से पता नहीं हेपेटाइटिस का मरीज़ करके, कैंसर का करके आए हैं, देख के मरीज़ देख के आए हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल का क्या काम है। मैं इधर से ग्लव्स पहन के जाऊं और वही ग्लव पहन के मैं घर गया हुआ, ठीक है। उन्होंने अब्बा ले लिया, अब्बा जी बहुत आला पाई के डॉक्टर हैं। अब्बा जी बाहर से पता नहीं डायनासोर की सर्जरी करके आए हैं। अब्बू इफ्तार टाइम। बस 5 मिनट।
अम्मा ने डिटोल से फर्श धो दिया, सारी चीजें साफ साफ। ये देखे रेड एक्सेंट बताना चाह रहे हैं, लाइफ बॉय से ये भी धो दिए। वो जो तेल से तल रही है उसमें भी 2 कतरे लाइफ बॉय के डाल दिए, उसमें भी जरासीम मर जाए। ठीक है, एनवायरनमेंट बड़ा चम चम चक चक करता, लाइटें मार रहा है, कोई जरासीम मौजूद ही नहीं है। बाप ने कहा कि मेरा पोती साफ सुथरा होके फिर रहा है, मैं उसे इंपोर्टेड जरासीम ला के देता हूँ। ठीक हो गया। फिर सब खाएंगे। अब्बू खाने के लिए नहीं पूछा, उससे पहले हाथ धो। ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्चुअली इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने बताया कि रोज़ा करके देखेंगे, पता नहीं मान जाएंगे। आप एक खाने के लिए पूछा, इफ्तार टाइम से पहले लाइफ बॉय टाइम। किसने सिखाया? अम्मी ने। एक क्यूट सी पप्पू सी आप एक्टर पकड़े, उसे अपनी मर्जी से आप चीज़ें बता दें। आगे जो बैठे हैं लोग बैठे हैं वो मतलब उन्हें जो भी दिखा दोगे। खाने के साथ कीटाणु उसे अच्छा खैर, एक तो मुझे ये सेंसर का नहीं पता जो इस तरह दिखा देता। चलो दिखा भी दिए उसने सेंसर, ये दिखा दिए। अम्मा इज मच मोर एजुकेटेड। पहुंच सकते हैं हाथों से मुंह तक, इसलिए एडवांस लाइफ बॉय जो दे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। इसके ऊपर मेरी बस हो गई थी, इस सीन के ऊपर मेरी अखीर हो गई। उसने उसे कंफर्टेबल दिखाने के लिए भी, अब घर आ गया बड़ा कंफर्टेबल बैठा हुआ है, उसकी टाई रिमूव कर दी। मैं बहुत ज्यादा मैं आई यूज्ड टू वेयर द टाई, मेरी एक आदत है काफी ज्यादा है। मुझे नहीं पता अभी कभी कोट पहना हो और सिर्फ टाई उतर जाए। इट मीन्स के पहले कोट उतारा है, टाई उतारी है, फिर कोट पहना है। दे आर सो ऑब्सेस्ड टू प्रूव दिस गाय एज, टू पोर्ट्रेट दिस गाय एज अ डॉक्टर, कि वो जी अपने खाने के टेबल के ऊपर बैठ के कोट पहना हुआ है। वो अगर तुम्हें उसे डॉक्टर दिखाने के इतना शौक है, उसके माथे के ऊपर वो पट्टी लगा दो, उसके ऊपर इसका पीएमडीसी नंबर लिख दो कि भाई साहब का नंबर 420-9211 है, डॉक्टर साहब इस लेवल के हैं। ठीक हो गया। आपने कभी पढ़ा है कि 10 जरासीम मार देता है और 99.99% जरासीम मार जाती हैं, 0.001% जरासीम नहीं मरते। वो कौन से जरासीम है? ये वाले अक्ल के। दिखाने का मेरी इनसे एथिकल जो भी है वो एहतजाज है। मसला क्या है इसमें? आपको क्यों मैंने दिखाई है? कोर्ट का या उसकी साइंस दिखाने के अलावा दिखाने के एक पीछे इसके साइंस है। दिस इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू हायर अ नॉन प्रोफेशनल पर्सन टू डू अ प्रोफेशनल जॉब। आप देखें जी, कोई क्यूट सा मॉडल पकड़ें, इधर से पकड़ें इधर से पकड़ें, कहें जी ये दिखाते, लोगों को क्या पता लगना है। आपने सिर्फ उसके बैठे होंगे, मैं एक वो सिनेरियो दे रहा हूँ कि जो इनकी मीडिया टीम बैठी होगी, इनके सीईओ ने कहा होगा जी एक ऐड बना दो रमज़ान के हिसाब से, हमने रमज़ान में चूरन चटनी बेचनी है आपने। उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं, मैं दे दूंगा। उन्होंने कहा जी एक डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को पूछ के करना है। मैं जनाब जी मैं ओपन हार्ट सर्जरी दिखा सकता हूँ आपको, मसला ही कोई नहीं है। वो तामिल फिल्मों वाला साहब है, मसला ही कोई नहीं है, जो मर्जी दिखा दो। किसी भी उन्होंने प्रोफेशनल से एक दफा पूछा नहीं है कि हमने काम करना क्या है। आपने एक नॉन प्रोफेशनल पर्सन से प्रोफेशनल, आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो। आपने चंद दिन बाद इस वाली चेयर पे बैठे हो ना जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, टेबल के इस साइड पे आ जाना है। खुदा के लिए इस तरह की कोई हरकत नहीं करना। मैंने आप लोगों को बता दिया, अब जो भी गुनाह सवाब है वो आपका अपना है। अच्छा जी, अभी बात खत्म नहीं हुई, आपको और एक चीज दिखाता हूँ, मजा आएगा। ये बड़ी मुश्किल से मुझे तस्वीर मिली थी, एक दफा मैंने देखी थी। दिस इज इंडियाज लीडिंग डायग्नोस्टिक कंपनी। मैं मान लेता हूँ बहुत अच्छी होंगे ये, इंडिया वालों को ये सबसे ज्यादा दिखा रहे होंगे। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज रॉन्ग विद दिस द पिक्चर?
एक्सरे उल्टा पकड़ा है, अपसाइड डाउन डायग्नोज कर रहे हैं वो। इसकी सिर्फ मैं इस चीज पे नहीं, मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ कि ये पाकिस्तान की भी कर ले। ये पाक उसका जब एक्सरे लिया बंदे को उल्टा लटका के असल में लिया। इन्होंने कहा ये एक क्यूट सी बच्ची पकड़ो, फोटो खींचो, एक बड़ा सा बिलबोर्ड बनाओ। लोगों को वो क्या है, उन्हें क्या पता लगना, उन्होंने देख ही कहना कि हमने अभी इधर ही एक्सरे करवाने जाना। वो एक्सरे की कंपनी है, डायग्नोस्टिक कंपनी है, और एक्सरे उल्टा करके देख रहे हैं, पता नहीं उल्टा लटका के उधर एक्सरे करते हैं। ओके, ये तस्वीर मैंने खींची है, बाबा चक में था। अब इसमें मैं कमेंट आपने देना नहीं चाह रहा, पता नहीं ये क्या बेच रहे हैं। ये यूफोन वाले हैं, हमें कह रहे हैं हम आप इतने पैसे दोगे उसमें निकाल के तालीम के लिए हम कर रहे हैं, फलाने के लिए कर रहे हैं, फलाने के लिए कर रहे हैं। क्या किया है, अपने प्रोफेशनल जॉब के लिए नॉन प्रोफेशनल बंदा ले लिया। ये बाबा चक के ऊपर अभी आप किसी का जाते हुए देख लेना, अगर अभी भी बोर्ड लगा हुआ वो, मैंने रुक के बकायदा तस्वीर लेके। तो कंक्लूड कहाँ हो रही है कि आप प्रोफेशनल बने, अभिनंदन ना बने, मरते हैं मर जाएं, नॉन प्रोफेशनल काम ना करें। चंद दिन बाद आपने प्रोफेशनल हो जाना है, चंद दिन में आप बन रहे हैं। खुदा के लिए कोई इस तरह की हरकतें ना करना, क्वैकरी वाले काम नहीं करना। मैंने बहुत सारे बहुत सारे नॉन डिग्री होल्डर जिन्हें ये क्वैक कहते हैं, मैंने उन्हें बहुत अच्छा प्रोफेशनल देखा है, और बहुत सारे डिग्री होल्डर्स को मैंने क्वैक्स देखा, नॉन प्रोफेशनल देखा। इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक हो गया है। अच्छा, जहाँ मैंने इन्हें इतना क्रिटिसाइज़ किया है, एक चीज़ को मैं इन्हें अप्रिशिएट करूँगा। कोविड का जब ये था, इनकी वीडियो भी थी, वीडियो मैंने नहीं ली, ये मैंने लिया। इन्होंने बाकायदा कहा है कि आप अपनी हाइजीन मेंटेन करने के लिए कोविड की पेंडेमिक में आप किसी भी दूसरे ब्रांड का जो प्रोडक्ट आप यूज़ करें, काइंडली अपने आप को सिक्योर रखें। ये चीज़ उनकी अप्रिशिएट करने वाली है, उसके लिए इनका थैंक यू। बाकी जो उन्होंने हरकत किया उसके लिए उनको क्रिटिसाइज़ करना मेरा बनता है। लो जी, ये हमारी एंड हो गई है। अगर कोई